डॉक्टर जी.सी. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे शक्ति की स्रोत और उसके प्रकारों के बारे में। बहुत सारी हमने बात की। शक्ति की हमने मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ पावर की मीनिंग डेफिनेशन देखी, और ये निसंदेह रूप से आपको लगा होगा कि शक्ति क्या है, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। शक्ति का जो बल है, प्रभाव और सत्ता से जो भेद हैं, उनमें जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। शक्ति और प्रभाव के रूप में देखा, शक्ति और बल के रूप में देखा, शक्ति और सत्ता के रूप में देखा। उसके बाद हमने बात की थी शक्ति के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं, और हमने आपको ध्यान होगा कि शक्ति के 4 स्रोत बताए: ज्ञान, प्राप्तियाँ, संगठन और आकार। और निसंदेह रूप से इन शक्ति के स्रोतों का अध्ययन करने के बाद में अब प्रश्न उठता है कि शक्ति का क्या प्रयोग है, क्या उसके स्वरूप हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। चूँकि बास्टेड ने शक्ति के अनेक आधार पर कई प्रकार बताए। दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य और प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति भी कहा जा सकता है, और उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर सत्ता, बल आदि भी कहा जा सकता है। दमन की दृष्टि से भी शक्ति दमनात्मक, अदमनात्मक हो सकती है, और औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक, अनौपचारिक भी हो सकती है। शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जा सकता है। शक्ति प्रवाह दिशा की दृष्टि से एक पक्षीय और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हो सकती है। दूसरी जो बात है, केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से वह केंद्रित, विकेंद्रित और विस्तृत हो सकती है, व्यापक हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण होता है। विकेंद्रित होने पर शक्तियाँ अधीनस्थ निकायों की स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। विश्व शक्ति का स्वरूप बिगड़ा हुआ, अस्पष्ट और अप्रिय हो सकता है। क्षेत्रता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भूखंड विशेष संबंधित हो सकती है। शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम, निम्न शक्तियाँ हो सकती है। अब हम देखेंगे शक्ति का प्रयोग और सीमा के बारे में। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रों और साधनों के आधार पर, शास्त्रियों और साधनों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे पुरस्कार देना है, दंड है, आर्थिक लाभ देना है, रोकना है उनको। इन साधनों की मात्रा और प्रकार देश काल और संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान, इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों, उनके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन दे सकता है, अन्यथा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है, और विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है, वीटो पावर की। इनमें एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को भी अपनाया जा सकता है, और सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें असफल भी रहना होता है। निसंदेह रूप से शक्ति प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता, उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध और सीमाएं हैं, लिमिटेशन हैं, बाउंडेशन हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखते हैं, जैसे इतिहास है और परंपराएं हैं, सहमति है, ये स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है के तरीके हैं, राजनीतिक विकास का प्रभाव है, धर्म नैतिकता है, समूहों का दबाव है। शक्ति की सीमाएँ प्रयोगकर्ताओं के लक्ष्य, उद्देश्य और क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारकों आदि से उत्पन्न होती हैं। अब देखेंगे राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का क्या दृष्टिकोण है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य ये माना जाता है कि शक्ति किसके हाथ में है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। इसी कारण वर्तमान समय के राजनीतिक विचारक राज्य के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा व्यक्त करने में अधिक रुचि ले रहे हैं। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक अनुसंधान का हृदय है, और इसका स्पष्ट लाभ ये है कि इसके द्वारा दूसरे को प्रभावित करने वाली क्रिया को समझा जा सकता है। लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचारकों को राजनीतिक अध्ययन में उचित स्थान प्राप्त नहीं था, और प्राचीन काल में शक्ति की धारणा को असीमित या निरंकुश शक्ति से परस्पर संबंधित माना जाता। इस कारण इसके प्रति संदेह उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व, लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड डी लॉसवेल ने इस धारणा को विस्तार से
व्यक्त किया। लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। जॉर्ज कैटलिन के विचार राजनीति शास्त्र में। जॉर्ज कैटलिन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति को केंद्र बिंदु बना करके व्यवस्थित सिद्धांत या संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय होता है। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से ये स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियंत्रित करती है और व्यवस्था की स्थापना कैसे करते हैं, वरन इसके द्वारा व्यापक समस्याओं पर विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति या दूसरे समूह दूसरों की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैटलिन का विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। लासवेल का विचार है कि शक्ति की अवधारणा का सबसे विस्तृत और विश्लेषण हम लासवेल कैप्लॉन की रचना में मिलता है। कैटलिन और लासवेल दोनों ही विचारक शक्ति पर जोर देने के संबंध में एक मत है, लेकिन लासवेल ने राजनीतिक अध्ययन को कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखा है, इसलिए उनके निष्कर्षों को भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। लासवेल का विचार है कि राजनीतिक विज्ञान निसंदेह रूप से मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन वह समाज के मूल्यों की स्थिति बनावट में परिवर्तन का अध्ययन। अतः राजनीतिक विज्ञान में शक्ति और मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए और दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है। ये पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिनके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रहते हैं, अपनी सुरक्षा आय आदर को प्राप्त करने में प्रयास करते हैं। यदि हम राजनीतिक विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप में अध्ययन माने तो लासवेल की पुस्तक संपूर्ण प्रक्रिया के केवल एक छोटे भाग को अभिव्यक्त करने वाली समझी जाती है। अनेक विचारकों ने लासवेल की धारणा को एक संकीर्ण विचारधारा माना क्योंकि इसके आधार पर लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान के संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष माना है। इसके बाद लासवेल की एक अन्य पुस्तक शक्ति और समाज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया और निसंदेह रूप से शक्ति जो अवधारणा है वो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और शक्ति निसंदेह रूप से बहुत कुछ ये बताने का प्रयास करती है। जैसा बास्टेड ने भी इनके आधार प्रकार बताया कि दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य और प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न कहा जाता है, दमनात्मक भी हो सकती है, अदमनात्मक हो सकती है और निश्चित रूप से शक्ति निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि शक्ति वह हैं जो निश्चित रूप से व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित निर्देशित करें और उनमें और दूसरे व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने का काम करें। जैसा आर्गेंस्की ने एक स्थान पर कहा, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। धन्यवाद।